हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस आंसर अप्रोच का 43 सेशन, जिसमें हम यूपीएससी जीएस के चारों पेपर के मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इस सेशन में हम 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन रहेंगे जीएस पेपर 1 के, एक क्वेश्चन हम देखेंगे जीएस पेपर 2 का और एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे जीएस पेपर 3 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन नंबर 167 है। प्रीवियस 166 क्वेश्चन हम प्रीवियस सेशंस में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 के सोसाइटी खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जनसांख्यिकी लाभांश यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड में परिवर्तनकारी क्षमताएं हैं, लेकिन इसे साकार करने के उद्देश्य में जो असंगत नीतियां हैं उसके परिणाम स्वरूप हम इस अवसर को खो सकते हैं। इस बात का विश्लेषण करना है आपको 250 शब्दों में। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको भारत की जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति के बारे में चर्चा करनी है। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि असंगत नीतियों के परिणाम स्वरूप क्या हम इस अवसर को खो सकते हैं, इस बात का भी आपको विश्लेषण करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जो यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन है, उसके अनुसार जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास की जो क्षमता में लाभ होता है, उस स्थिति को जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति कहा जाता है। और जो देश जो जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति में होता है, उसमें मुख्य रूप से कामकाजी आयु यानी कि 15 से 64 वर्ष की आयु का जो अनुपात होता है वह बड़ा होता है गैर कार्यशील जनसंख्या के अनुपात से। यानी कि उस देश की जनसंख्या में 15 वर्ष से कम आयु और 64 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का जो अनुपात होता है वह उसके अंतर्गत कम होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 2020 तक भारत में जो औसत आयु थी वह 28 वर्ष थी। इसके अलावा जो जनसांख्यिकी होती है वह आर्थिक विकास की गति एवं पैटर्न बदल सकती है। इसी कारण से किसी भी देश के लिए जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत में जनसांख्यिकी लाभांश की पृष्ठभूमि के बारे में, तो जो पीरियोडिक लेबर फोर्स जो सर्वे था उसके 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जो बेरोजगारी दर थी वह 4 दशक में सबसे अधिक थी और जिसका नंबर था 6.07। लेकिन 2020-21 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वह कम होकर 2% तक आ गई। इसके अलावा जो लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन रेट थी वह भी इसके अंतर्गत 41.6 तक इंक्रीज हुई। इसके साथ ही अगर हम यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की बात करें तो भारत में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो अवसर की जो विंडो है हमारे पास, वह 2005-6 से लेकर 2055-56 तक ही हमारे पास उपलब्ध है। और ये जो अवधि है लगभग 2005-6 से लेकर 2055-56 तक, ये जो अवधि किसी अन्य देश की तुलना में काफी ज्यादा है। और भारत में ये जो संक्रमण देखने को मिल रहा है वह जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के स्थिर होने, साथ ही साथ जो टोटल फर्टिलिटी रेट होती है उसमें कमी के कारण हमें देखने को मिला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो जनसांख्यिकी लाभांश है उसमें बाधा डालने वाले कौन कौन से मुद्दे हैं। तो इसमें सबसे पहला मुद्दा है जॉबलेस ग्रोथ का, क्योंकि लगातार जो औद्योगिकीकरण, चौथी जो औद्योगिक क्रांति और तकनीकी प्रगति के कारण भविष्य में जॉबलेस ग्रोथ हो सकती है। और इसको अगर हम आंकड़े से समझने की कोशिश करें तो जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का जो 2017-18 के आंकड़े थे, उसमें भारत की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट थी वह 53% थी। इसका मतलब यह है कि भारत में जो कामकाजी उम्र की जो लगभग आधी आबादी है वह बेरोजगार है और ये जो जॉबलेस ग्रोथ की स्थिति है वह आगे और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा दूसरा इशू है असमित जनसंख्या का होना, क्योंकि जो कार्य आयु अनुपात है, जो वर्किंग एज रेशियो है, वह सबसे गरीब राज्यों में केंद्रित है और यहाँ पर जो गरीब राज्यों में रोजगार के अवसर काफी ज्यादा कम है। और हम जनसांख्यिकी लाभांश का पूरी तरीके से तभी लाभ प्राप्त कर पाएंगे जब भारत इस वर्किंग एज के लिए लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम हो पाएगा। इसके अलावा अगर हम अन्य इशू की बात करें तो कौशल की कमी भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि भविष्य की जो नौकरियां हैं वह अत्यधिक कौशल की मांग करती हैं और कौशल की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे समक्ष मौजूद है। इसके अलावा निम्न मानव विकास पैरामीटर होना, अगर हम बात करें एसडीआई इंडेक्स की तो इसके अंतर्गत 2022 के आंकड़े की अगर हम बात करें तो 191 देशों में हमारा स्थान 132 था, जो कि काफी ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। इसके अलावा भारत में जो अर्थव्यवस्था की जो अनौपचारिक प्रकृति है वह भी भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड के लाभों को प्राप्त करने में एक बहुत बड़ी बाधा है। तो ये हमने बात की डेमोग्राफिक डिविडेंड के समक्ष मुद्दों के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो हमारा अवसर है उसको हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो इसको उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें स्वास्थ्य के ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। जो स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा है उसमें हमें बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है, जिससे हमारी जो युवा श्रम शक्ति है उसके लिए अधिक उत्पादक दिन सुनिश्चित हो पाएंगे, जो कि ओवरऑल हमारी अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं।
और ऐसे में जो हमारी आयुष्मान भारत जैसी योजना है उसकी सफलता काफी जरूरी है। इसके अलावा हमें नौकरियों का सृजन करना होगा। जो कार्यबल में युवाओं को शामिल करने के लिए देश को प्रतिवर्ष लगभग 10 मिलियन नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। साथ ही साथ उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है और ऐसे में जो स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं वे निकट भविष्य में वांछित परिणाम ला सकते हैं। इसके अलावा हमें शहरीकरण पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जो आने वाले वर्ष हैं उसमें युवा आबादी राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित होगी और इन्हें शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं कैसे मिलेंगी इस पर शहरी नीति का नियोजन करने की हमें आवश्यकता है। और इसमें जो स्मार्ट सिटी मिशन और जो अमृत योजना चल रही है इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके अलावा हमें जो मानव पूंजी है उसके निर्माण करने की आवश्यकता है। इसमें हमें स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नौकरी एवं कौशल में निवेश करने की आवश्यकता है, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी को समाप्त करके समावेशी समाज बनाने की एक कुंजी साबित हो सकती है। साथ ही साथ हमें युवा आबादी के कौशल विकास की आवश्यकता है। इसमें जो एनएसडीसी की स्थापना की गई थी उसमें इसका जो लक्ष्य रखा गया था वह 2022 तक 500 मिलियन लोगों को कुशल बनाने का इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा डेमोग्राफिक डिविडेंड के जो अवसर का उपयोग करने के लिए हमें शिक्षा का भी विकास करना होगा। इसके अंतर्गत हमें उचित निवेश करने की जरूरत है। साथ ही साथ शैक्षिक स्तर बढ़ाने की जरूरत है। लगभग जो 41% आबादी की अगर हम बात करें तो वह 20 साल से कम उम्र की है और ऐसे में बेहतर शिक्षा ही एक माध्यम है जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ प्राप्त करने में हमारी मदद कर सकता है। इसके अलावा शिक्षा का जो करिकुलम है उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत जो आधुनिक उद्योग हैं उनकी मांग के अनुरूप जो शिक्षाविद हैं उनमें सीखने के स्तर को सिंक्रोनाइज करके जो एकेडमी और उद्योग का सहयोग इसके अंतर्गत बढ़ाने की जरूरत है। तो ये हमने बात की जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो अवसर है उसको हम अपने पक्ष में किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में। इसके बाद अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो यदि नीति निर्माता हैं वह डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ जो विकासात्मक नीतियां हैं उसको इसके साथ संरेखित करते हैं तो ऐसे में भारत जनसंख्या परिवर्तन की सही पक्ष पर है, जो इसके तीव्र सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक सुनहरा अवसर पैदा करता है। अतः भारत को डेमोग्राफिक डिविडेंड के लाभ के लिए शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं उसमें निवेश की आवश्यकता है, जो कि जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाने के लिए भारत की सहायता कर सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के सोसाइटी खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है आपका जीएस पेपर 1 के सोसाइटी खंड से, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत भर में शहरी आबादी में वृद्धि के कारण प्राकृतिक भूमि रूपरेखा और मौसम के पैटर्न पर विचार किए बिना भूमि उपयोग में बदलाव आया है और समय की मांग है टिकाऊ शहर जो शहरी बस्तियों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो इस बात का आपको परीक्षण करना है 250 शब्दों में। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको ये बताना है कि शहरी आबादी में वृद्धि के कारण लैंड यूज में बदलाव आया है। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि शहरी बस्तियों के प्रभाव को कम करने के लिए समय की मांग है सस्टेनेबल सिटीज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो विवेकहीन एवं बेलगाम शहरीकरण ने भारत में कई सारे संकट उत्पन्न किए हैं। हाल के वर्षों में चेन्नई एवं मुंबई में बाढ़ के दौरान ये स्पष्ट संकेत मिले कि शहरी नियोजन और विकास में हम प्रकृति एवं जलवायु पर हमें ध्यान देना होगा। अगर हम बात करें शहरीकरण के आंकड़ों के बारे में तो वर्तमान में लगभग 30% आबादी शहरों में निवास करती है और ये जो आबादी है लगातार बढ़ने की उम्मीद है और ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक भारत की जो 50% जनसंख्या है वह शहरीकृत होगी। ऐसे में एक विशाल जनसंख्या दबाव वाला विकासशील देश होने के कारण साथ ही साथ लगातार शहरी प्रवास होने के कारण कई चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ेगा। ऐसे में हमें सतत शहरी नियोजन के विकल्प को अपनाने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। फिर हम देख लेते हैं कि टिकाऊ शहरी नियोजन के अभाव में भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां मौजूद हैं। अगर हम बात करें टिकाऊ शहरी नियोजन के अभाव में मलिन बस्तियों में वृद्धि देखी गई है। अगर हम बात कर लें दिल्ली एवं मुंबई की तो वहां पर मलिन बस्तियों में जो वृद्धि है वह अनियोजित शहरीकरण का परिणाम है। यहाँ पर प्रदूषित पानी, स्वास्थ्य संबंधित समस्या और साथ ही साथ यहाँ पर अपराध की दर भी अधिक होती है। इसके अलावा दूसरी चुनौती है शहरी बाढ़ की चुनौती, जैसा कि हमें मुंबई एवं चेन्नई जैसे शहरों में देखने को मिला। इसके अलावा दुर्घटना की भी बढ़ती संख्या है। इमारतों में लगातार आग लगना, शहरी दुर्घटना में मौत होना, ये भी एक हमारे सामने चुनौती प्रस्तुत करती है। इसके अलावा बिगड़ता पर्यावरण, अगर हम बात करें WHO की रिपोर्ट की तो 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से भारत में 14 सिटीज मौजूद हैं और ये सारी जो चुनौतियां हैं वे टिकाऊ शहरी नियोजन के अभाव के परिणाम स्वरूप ही हमारे पास मौजूद है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सतत शहरीकरण के महत्व के बारे में। इसमें सबसे पहला महत्व होगा कि हमें सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था हमें मिल जाएगी। अगर हम बात करें नीति आयोग की रिपोर्ट की तो 2020 तक लगभग 21 शहरों में भूजल समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इस संकट को गंभीर होने से बचाने के लिए हमें जरूरी है कि हम शहरी नियोजन पर ध्यान दें। इसके अलावा इसका दूसरा महत्व है किफायती निवास का स्थान इनको सुनिश्चित करना।
जो नागरिक हैं वे किफायती आवास के लिए उन्हें भूमि संसाधनों का न्याय संगत तरीके से उसको प्रबंधित करने की आवश्यकता है, जो कि शहरी नियोजन के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसके अलावा हम सतत शहरीकरण के महत्व के बारे में बात करें तो इससे शहरी सीवेज और ठोस ठोस जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसको करने में हमें सहायता मिलेगी। जैसे कि अगर हम बात करें, भारत में अभी लगभग 1/4 से भी कम कचरे को भी ही हम उपचारित कर पाते हैं। इसके अलावा इसका जो महत्व होगा वह परिवहन और संचार में भी देखा जा सकता है। भारत के जो अधिक आबादी वाले जो शहर हैं उनको कुशल और पर्यावरणीय अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं इसके अंतर्गत प्रदान की जा सकती हैं। इसके अलावा सतत शहरी नियोजन से समान संसाधन वितरण और किफायती सेवा वितरण में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही इसमें टिकाऊ पर्यावरण और आपदा प्रबंधन बनाने में भी काफी ज्यादा सहायता मिलेगी। तो ये हमने बात की सतत शहरीकरण के महत्व के बारे में। अगर हम बात करें सतत शहरीकरण में सरकारी प्रयास कौन कौन से किए गए हैं, तो शहरी केंद्रों की समूह अर्थव्यवस्था के रूप में दोहन करने, साथ ही साथ शहरों का विकास का इंजन बनाने में और शहरों का कायाकल्प करने के लिए अमृत मिशन को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन, हृदय मिशन जो कि राष्ट्रीय विरासत शहरी विकास और संवर्धन योजना है, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और साथ ही साथ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए यहाँ पर किफायती आवास के लिए सब्सिडी क्रेडिट लिंक के थ्रू दी जाती है। तो इस तरीके के सरकारी प्रयास सरकार की तरफ से किए। अगर हम सतत शहरीकरण में सरकारी प्रयास की बात करें तो शहरी केंद्रों की समूह अर्थव्यवस्था का दोहन, शहरों को विकास का इंजन और शहरों के कायाकल्प के लिए अमृत मिशन को लागू किया जा रहा है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन, हृदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन सतत शहरीकरण की दिशा में सरकारी प्रयास है। इसके अलावा लोगों को किफायती आवास के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी भी प्रोवाइड कराई जाती है। इसके साथ ही अगर हम इस क्वेश्चन के वे फॉरवर्ड यानी कि आगे की राह की बात करें तो भारत को SDG 11 को प्राप्त करने के लिए काम करने की आवश्यकता है, जिसमें नीतियों एवं योजनाओं के प्रभावी एवं समय पर क्रियान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय शहरी योजना बनाने की आवश्यकता है, जिसमें पर्याप्त सुरक्षित एवं किफायती आवास हो, बुनियादी सुविधाओं तक लोगों की पहुंच हो और सभी के लिए परिवहन प्रणालियों के उन्नत साधन उपलब्ध हो सकें और सड़क सुरक्षा में सुधार इसके अंतर्गत सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा हमारे जो वल्नरेबल ग्रुप हैं जैसे कि महिलाओं, बच्चों एवं वृद्धों एवं विकलांगों पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ शहरों में प्रति व्यक्ति पर्यावरणीय जो प्रभाव है उसको कम करने की आवश्यकता है, जिसमें वायु गुणवत्ता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही सुरक्षित, समावेशी एवं सुलभ, हरित और सार्वजनिक स्थानों तक सार्वभौमिक पहुंच हमें प्रदान करनी होगी। साथ ही साथ आपदाओं के प्रति लचीलापन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जो सेंडाई फ्रेमवर्क है उसके अनुरूप हमें विकसित करना होगा। उसको कार्यान्वित करने की दिशा में हमें एकीकृत नीतियां और योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में बात करें तो हमें एक शहरीकरण नीति की घोषणा की आवश्यकता है, जो भारतीय शहरों को केवल भूमि उपयोग के समूह के रूप में मानने की बजाय वे मानव पूंजी मानकर उसका पुनर्निर्माण करे। इसके अलावा भूमि नीति में सुधार करके शहरी स्थानीय निकायों को धन जुटाने एवं स्थानीय भूमि उपयोग मानदंडों को लागू करने की उनको स्वायत्ता देने की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के सोसाइटी खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 2 के भारतीय राष्ट्र व्यवस्था खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव सही दिशा में कदम हो सकता है, हालांकि इसके लिए राजनीतिक सहमति विकसित करना कठिन लगता है। इस बात का आपको परीक्षण करना है 250 शब्दों में। तो इस क्वेश्चन में आपको एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे के बारे में चर्चा करना है, साथ ही साथ इसको लागू करने में क्या क्या कठिनाइयां हैं उसके बारे में बताना है और इसके संबंध में कुछ सुझाव भी आपको प्रस्तुत करने हैं। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो एक साथ चुनाव का तात्पर्य होता है कि 5 साल में एक बार में ही लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं, पंचायतों और अर्बन लोकल बॉडीज के जो चुनाव हैं वे एक साथ ही करवाए जाएं। प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के द्वारा सपोर्ट किए जाने से यह चर्चा में रहा, लेकिन एक साथ चुनाव कराने पर राजनीतिक दलों के बीच में असहमति है। इसके अलावा भारत के विधि आयोग के द्वारा भी आम चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव दिया गया था और आजादी के बाद 2 दशकों तक एक साथ चुनाव करवाए भी जाते रहे हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एक साथ चुनाव करवाने के कौन कौन से फायदे हैं। इसमें सबसे पहला फायदा है शासन और उसकी निरंतरता बनाए रखने का, क्योंकि बार बार चुनाव होने से सत्तारूढ़ दल हमेशा अभियान मोड में रहता है, जिससे एक बार चुनाव होने से वह कानून एवं शासन पर ध्यान दे पाएगा। इसके अलावा चुनाव प्रचार में अधिक समय एवं पैसा खर्च होता है और इस समय एवं पैसे का उपयोग अन्य सामाजिक कार्यों को जमीनी स्तर पर ले जाने में किया जा सकता है। साथ ही साथ चुनाव के समय में जो आदर्श आचार संहिता होती है उससे संबंधित जो नीतिगत कमी है उसको भी इसके अंतर्गत दूर किया जा सकता है, क्योंकि जब आदर्श आचार संहिता लागू होती है तो उस क्षेत्र की सभी गतिविधियां रुक जाती है। ऐसे में अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो इस कमी को भी दूर किया जा सकता है। इसके अलावा इससे संबंधित अन्य गुण की अगर हम बात करें तो इससे धन और प्रशासन का कम व्यय होगा,
क्योंकि मौजूदा प्रणाली के अनुसार 5 साल में किसी भी राज्य में 2 बार चुनाव होते हैं, जिसके कारण से चुनाव का खर्चा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कर्मचारी हैं उनकी शक्ति को अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी लगाया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो 2014 में लोकसभा एवं 4 विधानसभा के चुनावों में सीआरपीएफ की 1077 इंस्टीट्यू कंपनियां, साथ ही साथ 1349 मोबाइल कंपनियां इनको तैनात किया गया था। और अगर 5 साल में एक बार चुनाव होंगे तो इन महत्वपूर्ण कर्मचारियों की शक्तियों को अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नीतियों एवं कार्यक्रमों में निरंतरता की, तो इसमें चुनावों से जुड़े सामान्य जीवन में जो व्यवधान होते हैं जैसे कि यातायात और ध्वनि प्रदूषण को सीमित किया जा सकता है। साथ ही साथ बड़ी संख्या में जो शिक्षकों की इसमें नियुक्ति की जाती है तो उससे शिक्षा क्षेत्र को काफी नुकसान होता है, तो उससे भी इसमें बचा जा सकता है। साथ ही इसमें शासन की दक्षता भी बढ़ेगी, सरकार जो लोक लुभावने जो वादे करती है उसके प्रयोग में भी कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें जो बुराइयां हैं वह भी उस पर भी अंकुश लगेगा, क्योंकि चुनाव के दौरान सांप्रदायिकता, जातिवाद, भ्रष्टाचार एवं सांठगांठ वाले जो पूंजीवाद जैसी जो बुराइयां हैं वह उसके अंतर्गत बढ़ जाती हैं। तो एक साथ चुनाव से इन बुराइयों पर अंकुश लगाया जा सकता है, साथ ही साथ काले धन का प्रभाव भी इसके अंतर्गत कम होगा। तो ये हमने बात की एक साथ चुनाव करवाने के फायदे के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक साथ चुनाव को लागू करने की चुनौतियों के बारे में। इसमें सबसे पहली चुनौती है निरक्षरता का होना। सभी मतदाता हैं उच्च शिक्षित नहीं हैं, वे लोकसभा या विधानसभा में किसको वोट दे रहे हैं इसके संबंध में वे वोट देते समय भ्रमित हो सकते हैं। इसके अलावा आईडीएफसी के अध्ययन में यह पता चला है कि 77% संभावना यह होती है कि जब चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तब मतदाता राज्य एवं केंद्र दोनों में एक ही पार्टी को चुनता है। और ऐसा हमें ब्राजील एवं कर्नाटक के चुनावी परिणाम से भी इस बात की पुष्टि होती है। इसके साथ ही अगर हम अन्य चुनौती की बात करें तो कार्यात्मक मुद्दे संबंधित चुनौती है, जिसमें बार बार चुनाव से राजनेता मतदाता के पास आते हैं, वहां पर नौकरियां पैदा करते हैं और मतदाता के दिमाग में स्थानीय एवं राष्ट्रीय मुद्दों के मिश्रण को रोकते हैं। और यदि एक साथ चुनाव कराए जाएंगे तो इस तरीके की स्थिति समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा एक साथ चुनाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों की भी कमी है। इसके अलावा इसके संबंध में अन्य चुनौती संविधान एवं विधान में परिवर्तन की होगी, क्योंकि इसके अंतर्गत हमें कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने होंगे, जिसमें सबसे पहला संशोधन होगा आर्टिकल 83 में, जिसमें संसद के सदन की अवधि दी गई है। साथ ही साथ विधानसभा के जो सदन की अवधि है वह आर्टिकल 172 है, तो उसमें भी हमें संशोधन करना होगा। इसके अलावा जो आर्टिकल 85 है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, उसी प्रकार से राज्यपाल के द्वारा 174 के अंतर्गत उस विधानसभा को भंग किया जा सकता है, तो उसमें भी हमें संशोधन करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन से संबंधित आर्टिकल 356 के अंतर्गत भी हमें संशोधन की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ संसद एवं विधानसभा का जो कार्यकाल है उसकी स्थिरता बनी रहे, इसके लिए हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत भी कुछ परिवर्तन करने होंगे, जिसमें हमें आरपीए एक्ट 1951 में कुछ तत्वों को शामिल करना होगा, क्योंकि इसमें जो एक साथ चुनाव के लिए जो ईसीआई है उसकी शक्ति का पुनर्गठन करने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ 1951 के एक्ट की धारा जो 2 है उसमें एक साथ चुनाव की परिभाषा को शामिल किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें उचित रूप से संशोधन की आवश्यकता होगी, जिससे कि मध्य चुनाव के बाद जो गठित नई लोकसभा या विधानसभा होगी वह शेष कार्यकाल के लिए होगी, ना कि पूरे 5 साल के लिए, जिससे कि जो एक साथ चुनाव की जो प्रक्रिया है वह लगातार चल सके। इसके बाद अन्य चुनौती है अविश्वास प्रस्ताव पर रचनात्मक वोट की। जो 170वां जो विधि आयोग है उसने एक नियम का सुझाव दिया है, जिसमें मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ एक वैकल्पिक सरकार में विश्वास प्रस्ताव लाने का सुझाव उसके द्वारा दिया गया है, जिसमें रूलिंग पार्टी के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसमें वैकल्पिक सरकार के लिए एक विश्वास प्रस्ताव भी लाया जाएगा, जिससे उसमें लोकसभा या विधानसभा को भंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही त्रिशंकु जब विधानसभा या लोकसभा की स्थिति बने, यानी कि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो, तो उस स्थिति में दल बदल जो कानून है उसकी कठोरता को अबाध स्वरूप हटा देना चाहिए। तो इस तरीके के प्रावधानों को लागू करने में भी कठिनाई आएगी। साथ ही साथ विभिन्न राज्यों के जो कार्यकाल हैं वे अलग अलग वर्षों पर समाप्त हो रहे हैं, ऐसे में राज्य इसके लिए राजी नहीं होंगे। इसके अलावा जो स्थानीय एवं जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वे मिलकर प्राथमिकताओं को इसमें विकृत कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें संविधान की आत्मा की, तो यदि भारत एकात्मक राज्य होता तब एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ समझ में आता, लेकिन भारत एक संघात्मक राष्ट्र है, जिससे कि एक राष्ट्र एक चुनाव की जो प्रक्रिया है वह अलोकतांत्रिक दिखाई पड़ती है। इसके अलावा ये संघीय चरित्र को खतरे में भी डाल सकती है। इसके साथ ही जब बार बार चुनाव होते हैं तो जो प्रतिनिधि होते हैं वे अपने कामकाज पर नियंत्रण एवं संतुलन रखते हैं। अगर एक ही बार में चुनाव होगा तो वे इस तरीके का नियंत्रण और जो संतुलन है वह इसके अंतर्गत नहीं रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें वे फॉरवर्ड की, तो किसी भी बदलाव के लिए संवैधानिक संशोधन एवं न्यायिक अनुमोदन की जरूरत होती है, ताकि वे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका उल्लंघन न करें।
और इसके हमें उच्च कार्यान्वयन संबंधी विवरण तैयार करने के लिए हमें संवैधानिक विशेषज्ञों, थिंक टैंक एवं राजनीतिक दलों का एक केंद्रित समूह तैयार किया जाना चाहिए, जिससे इसे बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। इसके अलावा चुनाव संबंधी खर्चों को कम करने के लिए अन्य विकल्प भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि चुनाव का राज्य वित्त पोषण करके, साथ ही साथ राजनीति का गैर अपराधीकरण करके, राजनीतिक दलों की जो फंडिंग है उसमें पारदर्शिता लाके, एक राष्ट्रीय चुनाव कोष तैयार करके जिसमें सभी दानकर्ता योगदान दे सके। इसके अलावा जो भारत का विधि आयोग है उसने 1999 में अपनी एक रिपोर्ट दी, जिसकी हमने पहले अभी बात की कि जर्मन संविधान की तर्ज पर संशोधन का प्रस्ताव इसमें लाया गया, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ एक विश्वास प्रस्ताव भी लाना चाहिए, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव वाले व्यक्ति को हटा दिया जाता है और जिसको विश्वास प्रस्ताव प्राप्त होता है उसको उसका चांसलर बना दिया जाता है। तो इस तरीके से लोकसभा जो होगी वह समय से पहले भंग होने से बच जाएगी। इसके साथ ही चुनाव आयोग के द्वारा एक वर्ष एक चुनाव का कॉन्सेप्ट दिया गया। इसमें उन राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे जिनका कार्यकाल एक वर्ष का रह गया है। इसके अंतर्गत जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, उसकी धारा 15 में संशोधन करके इसको निष्पादित किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष की बात करें तो जो चुनाव आयोग का जो कॉन्सेप्ट है एक वर्ष एक चुनाव का, उसका विचार अधिक उपयुक्त लगता है, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव की जो विपरीत लोकप्रिय जो इच्छा है उसके अभ्यास के सार का वह सम्मान करेगा। साथ ही साथ ये राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दों को एक साथ जोड़ने से बच जाएगा और ये संघवाद को ज्यादा परेशानी नहीं क्रिएट करेगा। साथ ही उपचुनाव कराने की आवश्यकता आदि जैसे आपात मुद्दों पर इस विकल्प द्वारा इसका संबोधन भी किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि लैंड पुलिंग क्या है, इसके लाभों और इसकी चुनौतियों के बारे में वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि लैंड पुलिंग एक भूमि अधिग्रहण नीति है, जिसमें किसी एकल एजेंसी या सरकारी विभाग के द्वारा छोटे भूमिखंडों को लेकर बड़े भूमिखंडों के रूप में समेकित किया जाता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो छोटे छोटे भूमिखंड होते हैं उन्हें उनके मालिकों से किसी सरकारी विभाग या एजेंसी के द्वारा ले लिया जाता है और उन भूमिखंडों को समेकित करके उनको एक डेवलप करके फिर उन्हीं मालिकों को उसमें कुछ छोटा सा हिस्सा दे दिया जाता है। तो इसमें भूमि लेकर इसमें अवसंरचना का विकास करके और इसके विकास की लागत के रूप में कुछ हिस्से की कटौती के बाद इसका जो पुनर्विकसित जो भूमि होता है उसका एक बड़ा हिस्सा इसके मूल स्वामी को वापस लौटा दिया जाता है। और ये जो व्यवस्था हमें दिल्ली एवं आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम लैंड पुलिंग के लाभ के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें भूस्वामियों के लिए इसका क्या लाभ है। इसके अंतर्गत उन्हें जो रीडेवलप जो भूमि दी जाती है उसका जो मूल्य होता है वह मूल भूमि की तुलना में अधिक होता है। इसके साथ ही उन्हें उस पर सड़क, अस्पताल, स्कूल और जल आपूर्ति जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वह भी उन्हें उस भूमि पर प्राप्त हो जाती हैं। साथ ही साथ इसमें जो अनियमित भूखंड होते हैं उसे नियमित भूखंडों में जो कि भविष्य के लिए काफी ज्यादा उपयोग होते हैं। साथ ही इसमें जो मूल स्वामी है उनको विस्थापित नहीं किया जाता और इस स्थान के प्रति उनका जो लगाव है वह लगातार बना रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस लैंड पुलिंग के लाभ सरकार के लिए, अगर हम बात करें इसके तहत सरकार को भूमि अधिग्रहण के लिए कोई प्रारंभिक व्यय नहीं करना पड़ता। इसके अलावा भूस्वामियों के लिए अपेक्षाकृत कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जो दृष्टिकोण है उन्हें विकास परियोजनाओं में निवेशक के रूप में मानता है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से ये जो सामाजिक सरोकारों को हल करते हुए जो पारंपरिक भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है उसको भी गति मिलती है इस प्रक्रिया के माध्यम से। साथ ही साथ इसमें जो परिसंपत्ति की कीमत है वह पहले से इंक्रीज हो जाती है, जिससे सरकार के लिए उच्च कर निर्धारण इससे सुनिश्चित हो पाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें सार्वजनिक निजी सहयोग और विश्वास को इसके अंतर्गत बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इसमें जो निजी क्षेत्र का जो इन्वॉल्वमेंट होता है उससे उसके कौशल का उपयोग कर पाते हैं। साथ ही साथ सरकार इसमें विकास सुनिश्चित कर पाती है और जो भूस्वामी है वह यहाँ के जो विकास हुआ है उससे वह लाभान्वित हो पाते हैं। और चूंकि इसमें जो भूस्वामी है उनकी भागीदारी होती है, इससे भूमि को किसी अन्य उपयोग में भी परिवर्तन से रोका जा सकता है। तो ये हमने बात की लैंड पुलिंग के लाभों के बारे में। इसके बाद हम लैंड पुलिंग से संबंधित चुनौतियों के बारे में देखें तो जो सबसे पहली चुनौती है, भूस्वामियों ने लैंड पुलिंग के लिए उचित सहमति दी है या नहीं दी, इसका सुनिश्चित करना मुश्किल है, क्योंकि विकास की आवश्यक गति के लिए लैंड पुलिंग के लिए मालिकों पर दबाव बनाया जा सकता है। साथ ही साथ जो काश्तकार हैं, किसान हैं, खेतिहर हैं, उन तक मुआवजा एवं पुनर्वास की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस दिशा में प्रयास की जरूरत है, क्योंकि जो क्षतिपूर्ति जो पैकेज दिए जाते हैं वे भूमिहीनों के लिए अपर्याप्त होते हैं। साथ ही जो लैंड पुलिंग एवं इससे संबंधित जो कानूनी ढांचे में विसंगति के कारण इसमें जो अधिग्रहण होता है वह काफी ज्यादा जटिल हो जाता है और भीड़ भाड़ वाले इलाके और शहरी क्षेत्रों में लैंड पुलिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है।
साथ ही जो पुनर्गठित भूखंड होते हैं उसे कृषि योग्य बनाने में लागत अधिक आती है, क्योंकि इसमें नए कृषि उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमने बात की लैंड पुलिंग से संबंधित चुनौतियों के बारे में। इसके बाद अगर हम इसके निष्कर्ष के बारे में बात करें तो भारत में विकास की आवश्यकता को देखते हुए राज्यों द्वारा भूमि अधिग्रहण एक निरंतर एक मुद्दा बना हुआ है और इसके कारण ही शहरी विकास परियोजनाओं में विलंब देखने को मिलता है। इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 है, उसमें उचित मुआवजा पारदर्शिता के तहत बनाई गई व्यवस्था के कारण ये जटिलता और ज्यादा बढ़ गई है। जैसे कि इसके अंतर्गत सामाजिक प्रभाव सर्वेक्षण, मुआवजे की दर में वृद्धि, साथ ही साथ जो बहुफसली या कृषि भूमि है उसके अधिग्रहण पर अधिकतम सीमा लगा दी गई है। साथ ही साथ भूस्वामियों की अनिवार्य सहमति इसके अंतर्गत जरूरी है और जो अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उसमें ग्राम सभा की सहमति भी इसके अंतर्गत अनिवार्य कर दी गई है, जिसके कारण ये जो भूमि अधिग्रहण की जो जटिलता है उसको इसके अंतर्गत इंक्रीज कर देता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था खंड से। इसी तरीके के सेशंस हम आपके बीच में लाते रहेंगे और इसके जो हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।